प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरे चौथे तहरीर करदा नावल 6 मिलियन डॉलर मैन और बिगफुट। और ये नावल मैंने अमेरिका की सन 1978 में पेश करदा एक सिनेमा स्कोप फिल्म द सीक्रेट ऑफ बिगफुट से मुतासर होकर तहरीर किया है। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरे इस नए तहरीर करदा नावल की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने इस नए नावल की दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। हम लोग इस दरिंदे को सास्क्वाच कहते हैं, जबकि आप लोग इसे बिगफुट के नाम से जानते हैं। ऑस्कर गोल्डमैन ने टॉम रेंट्री की इन बातों को मुहिस तवहमात करार देने की कोशिश की, लेकिन टॉम रेंट्री ने उन्हें बताया कि इस इलाके में पहले भी लोगों की गुमशुदगी के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, और जो लोग भी गुमशुदगी के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो उनकी ज़हनी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी होती है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि उन्हें किसने, कैसे और कहां से अगवा किया था और उनके साथ क्या हादसा पेश आया था। और जब वो बिगफुट के कदमों के निशानात को देखते हैं तो उन पर खौफ का एक लर्ज़ा तारी हो जाता है और फिर वो अपनी पलकें झपकना भी भूल जाते हैं। इस बातचीत के बाद ऑस्कर गोल्डमैन ने अपने तमाम साथियों को आइवन बेकी और मॉर्लिन बेकी की तलाश के लिए पूरे इलाके में फैल जाने की हिदायत कर दी, और साथ ही कर्नल स्टीव ऑस्टिन को भी इस तलाश के मिशन पर रवाना कर दिया। कर्नल स्टीव ऑस्टिन इस दुश्वार गुजार पहाड़ी मकाम पर अपनी तेज़ रफ्तारी से दौड़ने की बायोनिक सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का कतई तौर पर भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके इस तलाश के मिशन का किसी नामालूम मकाम पर बग़ौर जायज़ा लिया जा रहा है, और वो लोग कर्नल स्टीव ऑस्टिन की तेज़ रफ्तारी से दौड़ने की इस सलाहियत पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। फिर जब कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने आइवन बेकी और मॉर्लिन बेकी की तलाश करने के लिए एक 30 फीट ऊंचे बुलंद दरख्त पर चढ़ने के लिए सतह ज़मीन से एक लंबी छलांग लगाई, तो इन लोगों की तो हैरत का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने इस बुलंद दरख्त की शाख की ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी बायोनिक आँख के, जिसके लेंस में दूर तक देखने की सलाहियत मौजूद थी, का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक दरख्त के करीब की झाड़ी में आइवन बेकी की कमीज़ का एक फटा हुआ और फंसा हुआ कपड़े का टुकड़ा नज़र आया, जिस पर इन लोगों ने कर्नल स्टीव ऑस्टिन की इस दूर तक देखने की सलाहियत पर भी अपनी हैरत का इजहार किया। कर्नल स्टीव ऑस्टिन इस बुलंद दरख्त की इस शाख से छलांग लगाकर जब दोबारा ज़मीन पर वापस आए, तो फिर वो तेज़ी से भागते हुए इस दरख्त के पास पहुंच आए, जहां पर उन्हें आइवन बेकी की कमीज़ का वो फटा हुआ और फंसा हुआ कपड़े का टुकड़ा नज़र आया था। आइवन बेकी की इस फटी हुई कमीज़ के कपड़े का ये टुकड़ा मिलने के बाद कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने दोबारा अपनी बायोनिक आँख का इस्तेमाल करते हुए आइवन बेकी की तलाश शुरू कर दी, तो उन्हें आइवन बेकी मिल गए, जो कि इस जंगल के एक ढलवानी मकाम में भटक कर गिरते पड़ते हुए कहीं जा रहे थे, और फिर वो लुढ़कते हुए एक दरख्त से टकरा गए। तो तभी कर्नल स्टीव ऑस्टिन आइवन बेकी के पास पहुंच गए। आइवन बेकी ने नीम बेहोशी के आलम में कर्नल स्टीव ऑस्टिन को अजनबी नज़रों से पहचानते हुए कोशिश की और पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और मॉर्लिन बेकी कहाँ है। तो इस दौरान उन्हें दूर से उसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर आइवन बेकी खौफ से बेहोश हो गए। इसके बाद कर्नल स्टीव ऑस्टिन आइवन बेकी को इसी बेहोशी के आलम में उठाकर इसी ज़लज़ला पेमा तजियाती साइट के मकाम पर वापस ले आए। इस दौरान टॉम रेंट्री ने इस बिगफुट के कदम के निशान का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर लिया था,
जो कि वो ऑस्कर गोल्डमैन को दिखाने के लिए लेके आ गया था। उस वक्त ऑस्कर गोल्डमैन मॉर्लिन बेकी और अपने इस ज़लज़ला पेमा सेंसर की गुमशुदगी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे, क्योंकि मॉर्लिन बेकी के पास इस ज़लज़ले की पेशगी आमद से कबल की नहायत अहम मालूमात मौजूद थी और वो ज़लज़ला पेमा सेंसर भी अमरीकी फ़ौज की मिल्कियत था और उनका एक कीमती असासा था जिसका हासिल करना बेहद ज़रूरी था। इस दौरान करीब ही बेहोश लेटे हुए आइवन बेकी को भी होश आ गया और जब उन्होंने टॉम रेनट्री के हाथ में पकड़े हुए बिग फुट के इस प्लास्टर कास्ट को देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो गए। टॉम रेनट्री ने जब आइवन बेकी की आंखों की इस कैफियत को देखा तो उन्होंने ऑस्कर गोल्डमैन को बताया कि मेरे दादा ने भी जब एक गुमशुदा शख्स को बाजियाब होने के बाद देखा था तो उसकी आंखों में भी खौफ की यही कैफियत थी, जिसका मतलब ये है कि आइवन बेकी ने भी बिग फुट को देखा हुआ है। इस दौरान इस रात के अंधेरे में वो बिग फुट ऑस्कर गोल्डमैन के बेस कैंप पर जा पहुंचा और उसने वहां पर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात, बिजली पैदा करने के आलात, मुवासलाती आलात, सिक्योरिटी आलात और रोशनी का निज़ाम तबाह और बर्बाद करके रख दिया और इसके साथ साथ उसने टेंट और गाड़ियों वगैरह को भी उलट पलट कर तबाह और बर्बाद कर दिया। इस तबाही के दौरान अमले के कई अरकान भी ज़ख्मी हो गए। रात के अंधेरे में किसी को पता ही नहीं चल सका कि यह हमला किसने किया है। अलबत्ता एक सिक्योरिटी अहलकार ने मुवासलाती वैन के नीचे से छुपकर इस देहकल बिग फुट के पैर देखे तो खौफ से उसकी घुग्गी बंद गई और जब सुबह सवेरे जब ऑस्कर गोल्डमैन ने अपने बेस कैंप से वायरलेस राब्ता कायम किया तो उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ पर बड़ी तबाही हो गई है और तमाम मुवासलाती आलात तबाह हो गए हैं। तो फिर वो लोग फौरी तौर पर अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने बेस कैंप की जानिब रवाना हो गए। बेस कैंप में पहुंचकर जब उन्होंने इस तबाही के मनाजिर देखे तो उन्हें वहां पर भी दोबारा बिगफुट के कदमों के निशानात वाज़ेह तौर पर नज़र आए, जिन्हें देखकर कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने ऑस्कर गोल्डमैन से पूछा, क्या अब भी आप ये समझते हैं कि बिगफुट के वाक़यात कोई तवहमात हैं? लेकिन ऑस्कर गोल्डमैन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनकी इस खामोशी को देखकर इस मरहले पर कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया कि चूँकि बिगफुट के इन कदमों के निशानात का ताल्लुक़ मॉर्लिन बेकी की गुमशुदगी के वाक़े से है, इसलिए उन्होंने ऑस्कर गोल्डमैन को आगाह किया कि अब वो मॉर्लिन बेकी की तलाश करने के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो फौरी तौर पर अपनी तेज़ रफ्तार बायोनिक दौड़ने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उस ऊंची पहाड़ी पर दौड़ते हुए चले गए। इस दौड़ धूप के दौरान उन्हें मुतअद्दिद मकामात पर बिगफुट के कदमों के निशानात वाज़ेह तौर पर नज़र आते रहे और वो इन कदमों के निशानात का पीछा करते हुए वो इस पहाड़ी जंगल के मरकज़ी मकाम तक पहुंच गए। तो तब उन्हें दोबारा वहां पर बिगफुट के घर्राने और दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो रफ्ता रफ्ता उनके करीब आ रही थी और फिर वो बिगफुट अचानक ही उनके सर पर आन पहुंचा। वो एक 10 फुट ऊंचा तवील कामत देव हैकल जानवर या दरिंदा था जो कि इंसानों ही की तरह 2 पैरों पर चलता था और जिसका पूरा जिस्म स्याह रंग के लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने इससे पूछा कि क्या वो उनकी बात समझ सकता है और क्या वो मॉर्लिन बेकी के बारे में जानता है कि वो कहाँ है। इस बात पर बिगफुट ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कर्नल स्टीव ऑस्टिन उसके ज़ोरदार और ताकतवर मुक्के के रास्ते से हट गए और बिगफुट का ये पहला वार खाली गया। कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने महसूस किया कि बिगफुट उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने हमला करने के बजाय अपना दिफा करने को ज़्यादा फोकियत दी। लेकिन जब बिगफुट ने उन पर खौफनाक हमले करने शुरू कर दिए और उन्हें जान से मारने की कोशिश की तो तब कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने जवाबी वार करने का फ़ैसला कर लिया। बिगफुट ने इस लड़ाई के दौरान
कर्नल स्टीव ऑस्टिन को 3 मरतबा उठाकर भी फेंक चुका था और एक दफ़ा उन्हें दबोच कर उनकी पसलियां तोड़ने की कोशिश भी की थी। इस लड़ाई में एक दफ़ा उन पर छलांग लगाकर और एक दफ़ा अपने भारी भरकम जिस्म के बोझ के नीचे लुढ़का कर मारने की भी कोशिश की थी। और इसके बाद बिगफुट ने एक भारी भरकम दरख्त के तने को अपनी भरपूर कुव्वत से ज़मीन से उखेड़कर कर्नल स्टीव ऑस्टिन को वो दरख्त मार कर और उन पर वो भारी भरकम दरख्त का तना उठाकर फेंक कर मारने की कोशिश भी की थी, जिससे कर्नल स्टीव ऑस्टिन को बिगफुट की ताकत का सही अंदाज़ा हो गया था। फिर कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने इस बिगफुट से लड़ने के लिए उसी की ताकत को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। और फिर जब बिगफुट कर्नल स्टीव ऑस्टिन पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा तो कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने उसका बाहना बाजू पकड़कर और खींचकर उसे ही आगे फेंक दिया। लेकिन बिगफुट जल्द ही दोबारा उठ खड़ा हुआ और वो दोबारा हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा तो कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने उसका वही बाहना बाजू पकड़कर उसे दोबारा उठाकर फेंकने की कोशिश की तो वो बिगफुट का वो बाजू उसके कंधे के मकाम से धमाके के साथ ही टूटकर अलहदा हो गया और कर्नल स्टीव ऑस्टिन के हाथ में आ गया। बिगफुट के इस बाहने बाजू के कंधे के मकाम से टूटने पर बिगफुट की एक तकलीफ़देह और ज़ोरदार चीख इस पूरे पहाड़ी जंगल में गूंज उठी और बिगफुट के कंधे से बिजली की तारों के कनेक्शन टूटने की चिंगारियां निकलने लगीं। तब कर्नल स्टीव ऑस्टिन को बहुत हैरानगी हुई क्योंकि बिगफुट का वो बाजू जो इस वक्त कर्नल स्टीव ऑस्टिन के हाथ में था वो एक बायोनिक बाजू था। बिगफुट अपना टूटा हुआ बहाना बाजू हासिल करने के लिए तकलीफ़ से कराहते हुए अपनी पूरी कुव्वत से वापस पलटा और उसने अपना वो टूटा हुआ बाजू झपट कर कर्नल स्टीव ऑस्टिन से छीन लिया और उन्हें ज़ोरदार धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। और उसके बाद बिगफुट अपना वो टूटा हुआ बाजू लेकर तेज़ रफ्तारी से उस पहाड़ी मकाम से भागता हुआ किसी नामालूम मकाम की तरफ फ़रार होने लगा। लेकिन कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने भी बिगफुट का पीछा करना शुरू कर दिया। बिगफुट के इस फरार के रास्ते में एक 30 फीट चौड़े पाट की एक नहर भी आ गई, जिसे पार करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन बिगफुट ने एक ऐसी तवील छलांग लगाई कि वो इस नहर को बआसानी पार कर गया। जबकि दूसरी तरफ जब कर्नल स्टीव ऑस्टिन इस पहाड़ी मकाम पर पहुँचे और जब उन्होंने नहर के दूसरी तरफ बिगफुट के कदमों के निशानात को देखा तो तब कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने भी इस पहाड़ी मकाम से बिगफुट की तरह ही की एक ज़ोरदार छलांग लगाई। लेकिन उनकी ये छलांग बिगफुट की छलांग की निस्बत ज़रा सी छोटी साबित हुई क्योंकि वो नदी के किनारे पर आकर लैंड हो गए थे। कर्नल स्टीव ऑस्टिन ने बिगफुट का पीछा करने का ये सफ़र जारी रखा और वो बिगफुट का पीछा करते हुए एक ऐसे पहाड़ी गार तक जा पहुँचे जहाँ पर बिगफुट उनसे पहले ही दाखिल हो चुका था। जारी है।